नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक मिनट में खबर की तह तक होगी जानकारी। सबसे पहले खबर दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच जारी है। लगातार टीमें नई जानकारी जुटा रही हैं। जांच एजेंसियों के हाथ एक और बड़ी जानकारी लगी है। एनआईए, बिहार एटीएस और यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से पार्सल बुक वाले नंबर से एक नए नंबर पर अक्सर बात होती थी और नया नंबर दरभंगा जंक्शन पर धमाके के वक्त एक्टिव था। जिस मोबाइल नंबर से पार्सल बुक हुआ, उसके सीडीआर से ये जानकारी मिली है। हालांकि फिलहाल वो नंबर नेपाल के सटे इलाके में एक्टिव बताया जा रहा है। 17 जून को ब्लास्ट होने के बाद पहले जीआरपी ने जांच की, उसके बाद बिहार एटीएस की एंट्री हुई, फिर तेलंगाना एटीएस ने जांच की, यूपी एटीएस भी बाद में शामिल हुई। अब एनआईए के पास जांच का जिम्मा है। मुंगेर में हथियारों के अवैध निर्माण और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें भाई बहन मिलकर हथियारों का निर्माण और सप्लाई करते थे। भाई चंदन भगत गंगटा थाना क्षेत्र में बांस बिट्टी के हथियारों का निर्माण करता था, जबकि बहन साधना देवी हथियारों की अवैध सप्लाई करती थी। एसटीएफ और जिला पुलिस ने बहन की निशानदेही पर भाई को भी हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इससे एक दिन पहले बहन को 13 पिस्टल और 11 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। चंदन को गंगटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया। चंदन भगत है, उनका यहाँ से लिया था। फिर उनको जब पकड़ के पूछताछ किया गया तो उनके यहाँ से भी हथियार और गोली और मिनीगन फैक्ट्री जो होता है सामान बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने निर्मित हथियार, कारतूस के साथ भारी मात्रा में अर्ध निर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। मधुबनी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 ऐसे हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है जो बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय थे। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे जयनगर थाना इलाके में हथियार समेत 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। एएसपी ने बताया कि जयनगर थाना के कुआड़ गांव निवासी विनोद यादव और खजौली थाना के विरोल गांव निवासी जवाहर सिंह के रूप में इनकी पहचान हुई है। एएसपी का कहना है कि इन बदमाशों की निशानदेही पर कुआड़ गांव स्थित एक मुर्गी फार्म पर भी छापेमारी की गई, जहां कानपुर मॉडल का 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 3 खाली मैगजीन, 1 चाकू और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि गिरफ्त में आए बदमाशों के तार किसी और हथियार तस्कर गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार पुलिस इन लोगों से क्या कुछ और उगलवा पाती है। मुखिया और सरपंच स्थानीय प्रशासन के सिरमौर होते हैं, लेकिन जब यही लोग गांव में गलत काम को बढ़ावा देने लगेंगे तो फिर अराजकता फैलेगी। खगड़िया से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती है, जहां पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया है। भरी पंचायत में एक युवक को पहले लातों से मारा गया, उसे अपमानित किया गया और फिर सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। इस युवक पर छेड़खानी का आरोप है, जिसके बाद पंचायत ने सरेआम युवक के साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, पंचायत में लड़की और उसकी बहन भी आई और सरेआम चप्पल से युवक की धुनाई की। खगड़िया में सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच की अगुवाई में पंचायत लगी, जिसमें सरपंच खुद से युवक की लातों से पिटाई कर रहा है और फिर उससे उठक बैठक करवा रहा है। वीडियो खगड़िया के महेशखुट थाना क्षेत्र के गौछारी पंचायत का है। मारपीट और अपमानित करने के बाद पंचायत ने युवक पर 61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बेटियों को बचाने के लिए सरकार कई अभियान चला रही है, लेकिन कैमूर में माँ बाप ने ही महज चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर लिया। सौदेबाजी की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने बच्ची को छुड़वाया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सौतेले पिता और सकी मां ने नाबालिग बच्ची को यूपी में बेचने की कोशिश की। दरअसल आरोपी महिला ने अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली, लेकिन अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया।
जब बच्ची बड़ी हुई तो उसकी मां का लालच बढ़ गया। उसने अपने पति के साथ साजिश रची और पालन पोषण करने का बहाना बनाकर बेटी को अपने पास ले गई। वहां उसने यूपी के इटावा में बेटी का सौदा कर दिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई। लड़की भागकर दादी के पास पहुंची तो दादी ने थाने में शिकायत कर दी। फिर चैनपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। फेसबुक पर अगर आप भी दिल फेक बनते हैं तो सावधान हो जाइए। कोडरमा से आई ये कहानी आंखें खोलने वाली है। सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया के 3, नवादा और नालंदा के 1 युवक शामिल हैं। तिलैया में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक फेसबुक पर विदेशी युवती बनकर चैटिंग कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। चैटिंग कर पहले दोस्त बनाते थे, फिर महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देते थे। इन्हीं में से एक कुरियर बॉय बनकर कस्टम की अदा करने को कहता था और रकम मिलते ही फेसबुक आईडी बंद कर देते थे। फेसबुक आईडी विदेशी लड़की का बना करके दूसरे इंडियन के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उससे दोस्ती करके चैटिंग करते हैं और एक अकाउंट नंबर में इन लोग पैसा मंगाते थे और पैसा मंगा करके इन लोग ठगी करते थे। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के पटना आवास की तस्वीर देखिए। आवास पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आवास के बाहर से लेकर भीतर तक घुटनों भर पानी भरा है। न्यूज 18 की टीम ने आवास के अंदर का जायजा लिया तो वहां पर चौंकाने वाली तस्वीरें नजर आईं। डिप्टी सीएम के आवास की तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा उस जगह की तस्वीर भी देख लीजिए जहां बिहार के माननीय बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानमंडल की, जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ भी घुटनों तक पानी भरा है। ये हाल तब है जब पटना में एक दिन ही बारिश हुई है। अगर यही हाल रहा तो सोचिए कि जब कई दिनों तक बारिश होगी तो क्या होगा। रात में बहुत जबरदस्त बारिश हुआ है। इसमें हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी तो रहना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। भैया ना जो यहाँ पीए हुए हम बोले कि बस तू जल्दी से जल्दी इसको जो है जा उसका निराकरण हो रहा है। बारिश के मौसम में पटना के लोगों की परेशानी कोई नई बात नहीं है। हर साल पटना के कई इलाकों में जल जमाव आम बात है। इस बार भी हालात अलग नहीं है। तस्वीरें पटना जीपीओ की है। शुक्रवार की रात हुई बारिश के बाद पटना जीपीओ परिसर जलमग्न है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब घुटनों तक पानी में घुसकर कार्यालय जाने को मजबूर हैं। डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर तो हाथ में जूता लेकर कार्यालय के अंदर जाते दिखे। अब यही हालत है तो जीपीओ न है, जीपीओ का ही हालत है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नहीं दिखता है। ये है दुर्भाग्य, इसको आप कहना चाहिए। इससे भी दुर्भाग्य क्या होगा। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं हो रही। ऐसे में उनकी यही नियति है। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात जोरदार बारिश हुई, जिस कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इस बीच एग्जीबिशन रोड चौराहे स्थित पेट्रोल पंप की लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। पेट्रोल पंप संचालक ने बरसात का पानी, मिला हुआ पेट्रोल और डीजल लोगों की गाड़ियों में भर दिया, जिस कारण से कई गाड़ियां खराब हो गई। जैसे बराबर का रोज का डीजल भरा देते हम, समझ गए ना। कभी कंप्लेन ऐसा नहीं आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो भी गाड़ी डीजल भरा है, सारा गाड़ी मतलब उसमें पानी आया है। और आज सुबह पानी भरा, आज डीजल भरा, आज भरा है 3 बजे करीब में भरा है, 3 बजे सुबह में। जब पेट्रोल पंप के संचालक ने लोगों की शिकायत नहीं सुनी तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने लोगों को गाड़ी ठीक कराने का आश्वासन दिया। जमुई जिले के खैरा इलाके के नक्सल प्रभावित हरणी पंचायत के दर्जनों गांव के हजारों लोग इस बरसात में भी आवागमन को लेकर परेशान हैं। क्यूल नदी पर बनने वाला पुल इस बरसात के पहले भी पूरा नहीं हुआ और अब बरसात में नदी में पानी आने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं।
जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए लोग नदी की तेज धारा को किसी तरह पार करते हैं, जहां किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। दशकों से लोगों की मांग के बाद 2019 में पुल का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे 2020 जुलाई में पूरा करना था, जो अब तक नहीं हुआ। इस साल भी हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल है कि देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार है तो हजारों लोगों की परेशानी की वजह बनने पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? याद कब से रखो, 50 साल से जबर ये परेशान है। तो क्या दिक्कत होती है? ये है वो बूंद पानी में, यही सब न दिक्कत होता है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित होती है। इस बार जून में ही पश्चिम चंपारण जिले में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। लाचार लोग अब सड़क किनारे आशियाने की तलाश में हैं। बीते 15 दिन में लगभग 100 परिवार सड़क किनारे तंबू लगा चुके हैं। बेतिया महना मुख्य पथ पर सड़क किनारे बसे ये लोग बेतिया के मझालिया प्रखंड के गांव के हैं, जो हर साल इसी तरह सड़क किनारे महीनों जिंदगी गुजार देते हैं। दरअसल महलवा रमू परवा पंचायत का कई गांव सिकरहना नदी और कोहड़ा नदी का प्रकोप हर साल झेलता है। गांव हर बार टापू में बदल जाता है। मजबूरी में महीनों खानाबदोश की जिंदगी बितानी पड़ती है। ये हाल तब है जब डिप्टी सीएम इसी इलाके से आती हैं। ये बात आज 15 दिन से हमनी के पानी में बानी सन के भूखे रहतन सा साफ चढ़ के बिछान मत टूट जाता। जब तक कोई स्थायी हल नहीं निकलता, इन गांव वालों की यही नियति बनी रहेगी। कोरोना को हराना है तो टीका लगाना है। टीका की अहमियत पूरा विश्व समझ रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर हौसले की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किशनगंज के सुदूरवर्ती दिघल बैंक प्रखंड की है, जहां लोग कनकई नदी में आए उफान की मार झेल रहे हैं। नदी में पानी बढ़ने की वजह से कंचनबाड़ी गुवाबाड़ी के पास चचरी पुल बह गया है। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को जारी रखना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन वैक्सीनेशन के काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले कम नहीं हुए। दिघल बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी घुटने भर पानी से होकर नाव तक पहुंच रहे हैं और नाव के सहारे लोगों तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, सभी का वैक्सीनेशन करना, ताकि बिहार को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार गंभीर है। प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का सरकार का लक्ष्य है। बिहार में इसका असर भी दिख रहा है। कोरोना से बचाव के लिए देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना जिला टॉप 8 शहरों में शामिल हो गया है, जहां सबसे अधिक टीकाकरण किया गया है। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पटना के लोगों ने देश भर में टॉप 8 में आने पर प्रसन्नता जाहिर की है। दूसरे जिलों को भी पटना से समझने की जरूरत है, ताकि टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जा सके। ठीक है सर, गुड है। यस सर। पटना टॉप 8 में पहुंच गया वैक्सीनेशन में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है सर, बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है ये। बहुत माइनर, कोई दर्द कुछ नहीं हुआ। संतोष था आपका? जी। करीब 1 साल की बच्ची के पेट में बच्चा, ये सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन गिरिडीह में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। करीब 1 साल की बच्ची के पेट में 1.25 किलो का भ्रूण था। बताया जा रहा है कि बच्ची के पेट में समय के साथ भ्रूण बड़ा हो रहा है और बच्ची का पेट लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों से दिखाया। आखिरकार रांची में बच्ची के पेट की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और MRI कराई गई, जिसमें उसके पेट में भ्रूण का पता चला। रांची के टाटी सिलवे के स्वर्ण रेखा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन के जरिए बच्ची के पेट से भ्रूण निकाला और इसी तरह बच्ची की जान बच गई। डॉक्टरों के मुताबिक मां के गर्भ में 2 भ्रूण हो और उसमें अगर एक भ्रूण विकसित नहीं होता है तो वह दूसरे के शरीर में चिपक जाता है। हालांकि ऐसा मामला 50 लाख में महज एक ही होता है और अब तक दुनिया भर में ऐसे करीब 200 मामले ही मिले। मेडिकल भाषा में इसे फीट्स इन फिटू यानी भ्रूण के अंदर एक और भ्रूण कहते हैं। देश में ऐसे 5 से 6 मामले सामने आ चुके हैं। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। डुमरी प्रखंड के पौरैया पंचायत के ऊपर नगर में हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
आज सुबह हाथियों का झुंड इलाके में दिखा था, जिसके बाद से लोग सतर्क थे और घर के सामान और अपने परिजनों के साथ घर से बाहर आ गए। गांव में पहुंचे हाथियों ने खपरेल घर को तोड़कर सामानों को बर्बाद कर दिया। वहीं घरों में रखे चावल भी हाथी चट कर गए। आए दिन हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। वहीं हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के रेंजर और डुमरी बीडीओ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। घटना हुआ है, चावल खा गया है, मड़ुआ खा गया है, बाजरा खा गया है, गेहूँ घर को हमको नुकसान कर दिया हल्का। अब क्या चाहते हैं? अच्छा, हमको घर मकान चाहिए। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को अनाज सौंपा, साथ ही मुआवजे और आवास दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की जानकारी दी। गढ़वा में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर पुल बनने का रास्ता अब साफ हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल गई। झारखंड से पलामू सांसद और बिहार में रोहतास के सांसद के संयुक्त प्रयास से वर्षों से पड़ी ये योजना अब धरातल पर उतरने वाली है, जिसे लेकर बिहार और झारखंड के लोग काफी खुश हैं। इस पुल के बन जाने से अब इलाके का तेजी से विकास हो सकेगा और साथ ही बिहार और झारखंड के कई शहरों का सीधा संपर्क हो सकेगा। इससे लोगों को काफी फायदा भी होगा। नदी के दोनों तरफ के लोग कई सालों से पुल की मांग कर रहे थे, अब उनकी मांगे पूरी होने की उम्मीद है। हाँ, पुल बना तब ठीक है ना बहनी, बना दूँ जा मदी के जगह आदमी आराम तो होता नहीं। तनी जे आराम करके आए तो हम दिनावो तो लिख के चलो सोन नदी बना गई। अब थोड़ी सी कोशिश से तस्वीर बदल सकती है। ये कहानी है सिमडेगा के राजबासा पंचायत की, जहां पहले शराब निर्माण धड़ल्ले से होता था, लेकिन ठेठई टांगर में महिलाएं अपने दम पर अपनी तकदीर बदल रही हैं। राजाबासा पंचायत के केसरा गांव में कल तक हंडिया बेचने वाली महिलाएं आज वन उत्पाद की बिक्री कर न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। महिलाएं जंगलों में निशुल्क मिलने वाले बहेरा, हर्रे, कुसुम, लेमन ग्रास, इमली के बीज आदि का स्टोरेज और प्रोसेसिंग कर पैसे कमा रही हैं। केसरा गांव में 30 से 35 महिलाओं का महिला उत्पादक समूह इस काम में जुटा है। गांव में अब शराब नहीं बनती, बल्कि यहाँ की महिलाएं खुद का कार्य स्वाभिमान के साथ कर रही हैं। इन महिलाओं की लगन देख प्रखंड प्रशासन ने भी इनकी सराहना की है। साथ ही उन्हें और बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहयोग भी देने का भरोसा दिया है। कलयुग में स्वयंवर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सारण में सबलपुर दियारा में अर्जुन और प्रियंका के विवाह समारोह के दौरान रचाया गया स्वयंवर का अंदाज इन दिनों बेहद चर्चा में है और सोशल मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल शादी से पहले स्वयंवर मंच सजाया गया सबलपुर दियारा में, जहां लाइट की चकाचौंध और मेहमानों की भीड़ भाड़ के बीच सुर्खलाल जोड़े में सजी धजी दुल्हन प्रियंका इंतजार करती दिखी। शुभ घड़ी आते ही सूट बूट पहने दूल्हे राजा अर्जुन राय मंच पर अवतरित हुए। कथावाचक सीताराम विवाह के मनोरम दृश्य का बखान कर रहे थे और इसी दरमियान धनुष तोड़ दूल्हे राजा अर्जुन ने दुल्हन प्रियंका से शादी रचा ली। राम सीता विवाह के तर्ज पर आयोजित ये शादी लोगों को खूब पसंद आया। फर्क सिर्फ इतना था कि शादी पहले से तय थी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।